हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंगल ऑफ स्ट्रेन के बारे में। तो पिछली क्लास तक हमने एक एक्सेप्शन की बात की थी, अगर आपको याद हो तो तकलीफ़ वाली बात याद है, तकलीफ़, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक मिलेगा, आप जाकर देख लेना, ठीक। तो पिछली क्लास तक हमने ख़त्म कर लिया था कि किस तरीके से मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, ठीक। टॉल्वीन के बारे में हमने बात की थी, है ना। फ्री रेडिकल में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक। अब देखिए, ये लास्ट पार्ट है जहाँ पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। एंड आज के लेक्चर में हमारा पूरा इंडक्टिव इफेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से, ठीक। हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, फिर अपना हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। एक पार्ट और है जिसका नाम क्या है सर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अपना जितना भी ये पार्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट से लेकर जो भी हमारे पास पूरा ये है ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तक जो भी पार्ट हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक। ये पूरा पार्ट अपना है ना आज के लेक्चर तक खत्म होता है, ठीक। फिर इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी से कर लेंगे, ठीक। तो देखिए, हम लोग प्रॉपर जो पार्ट खत्म करते जा रहे हैं उस पार्ट के अकॉर्डिंग है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास प्रॉपर फील हो, हमें क्वेश्चंस का आइडिया हो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन किया था, ठीक। जो भी पार्ट हमने खत्म किया, नेमिंग वाला पार्ट खत्म किया, तो वहाँ पर क्वेश्चन किया, ठीक है। तो अब इस पूरे है ना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी वाले, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने रिएक्शंस वाले पार्ट पे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है एंड किस तरीके से हमें चीज़ें समझ में आनी है ना, ठीक है। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हो पूरा जितना भी कुछ हमने पढ़ा है। जो लोग रेगुलर देखते हैं उन्हें आइडिया होगा कि काफ़ी डिटेल्स हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक। जिसका काफ़ी फ़ायदा है ना आने वाले टाइम में, है ना। तो ज़रा मैं खूबसूरती से स्टार्ट करूँ तो पिछली क्लास में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। एंड आज हम बात करने वाले हैं सर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की। अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा वहाँ पर सर कैसा था, प्लस SC वाला हाइपर कॉन्जुगेशन था, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती ही थी, है ना, हमने देखा था बढ़ती थी, ठीक। चलिए, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं सर। तो ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई अगर नया बंदा हो तो, है ना, ये सारे इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन इफेक्ट का एप्लीकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ 12th क्लास की अपनी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक वाली, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इन इफेक्ट से बनते हैं, ठीक है। तो समय के अनुसार, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूँगा कि कब कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से आप ये सारे टॉपिक्स ना अच्छे से पढ़ लें, प्रॉपर नोट्स बना लें, लिख लें, तभी आपको मज़ा आने वाला है। अरे चलिए, बिना किसी फालतू के हम स्टार्ट करें। तो सर आज हम देख रहे हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, देखिए एक्चुअल में तो कायदे से ये 11th क्लास का टॉपिक नहीं है ना। थोड़ा सा हम लोग कॉम्पिटेटिव वाइज बात कर रहे हैं, इस वजह से हम हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा, तो साथ ही साथ मैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपको बता दे रहा हूँ, जो कि कंपटीशन में काम आने वाला है ना। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे हम लोग -HC बोलेंगे। HC मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। आपको बुक्स वगैरह में हाइपर कॉन्जुगेशन ही लिखा मिलेगा। SC मैं अपनी तरफ से बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। और ये माइनस वाले टाइप का है ना? इसका मतलब सर क्या है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है किसी सिस्टम के साथ, ठीक है। तो सर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन तो छोटी सी बात है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने 11th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपने है ना कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। छोटी सी कहानी है, मैं आपको समझा देता हूँ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है बेसिकली, it is observed when CCl3, ठीक है, CCl3 attached with
बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बेसिकली क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से CCl3 अटैच्ड रहता है ना, तो उस केस में मुझे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है ना। डायरेक्टली अटैच्ड बोलना अच्छा है ना, डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। ठीक सर, क्या चक्कर है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। बेसिकली CH3 टाइप के मेरे पास इस तरीके से ग्रुप्स बन सकते हैं। CH3 का मतलब सर क्या है, CF3 या फिर सर CCl3, ठीक है, या फिर सर CBr3 या फिर सर CI3, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, इन सभी केसेस में से ना, ये बच्चे बहुत शोर करते हैं, है ना, उसको आप अवॉइड करिएगा। इन सभी केसेस में से अकेला CCl3 है जो कि बेसिकली रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन किसी भी केस में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती है ना। इस किसी भी केस में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती है। इस केस में क्यों होती है, क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दूं, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, होता क्या है, अगर मैं बात करूं इस तरीके से सर, CCl3 मैंने बोला सर अगर ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, ऐसे, तो सर मुझे पता है कि बेसिकली ना C और Cl में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड बेसिकली टूट सकता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से Cl बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाग जाता है ऐसे। ठीक, तो फिर यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड आप देखो ज़रा, अब C पे प्लस, फिर ये Cl माइनस के तौर पे ऐसे रहता है ना, एंड फिर अपना इस तरीके से, ठीक, ऐसे। बेसिकली ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पर क्या है सर, ड्यू टू सफिशियंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बोल सकते हैं सर, ड्यू टू सफिशियंट, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग EN बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो बेसिकली ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि C और Cl के बीच में एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। तब क्या हुआ सर, Cl इस कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींच लेता है ना, एंड Cl माइनस और C प्लस के फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं सर, अगर C पे प्लस है यानी कि ये कार्बोकैटायन के फॉर्म की तरह है। ठीक है, अब सर क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी एंड मुझे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है आपको, देखिए डबल बॉन्ड, Cl माइनस वैसे ही फॉर्म में रहेगा, है, ठीक है, दिख रहा है आपको, पाई पाई एंड पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस अपना वैसे ही पड़ा रहेगा, है ना सर। अब क्या होता है देन अगेन, ठीक है, अगर आप देखो, अब देखिए, अब बेसिकली जो हमारे पास रेजोनेंस में हुआ करती थी वही वाले पार्ट मेरे पास होता रहेगा। ठीक, जैसे ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो गया, ठीक है, तो आप देखो ज़रा, C के साथ Cl, फिर Cl, ठीक है, Cl माइनस के फॉर्म में पड़ा है, ठीक है, हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, ठीक है सर। अब तो हम जानते ही हैं बेसिकली, फिर ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, तब मुझे एक और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप देखो Cl, Cl, ये Cl माइनस, ठीक है, डबल बॉन्ड, देन अवर देखिए पाई बॉन्ड इधर, फिर अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जब ये पाई बॉन्ड अपना इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, ठीक, देन अपना अगेन जो स्ट्रक्चर था Cl, ठीक है, दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस, ठीक है, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब C प्लस और Cl मिलकर यहाँ से बन सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूँ जाओ तो, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, ठीक है, यानी कि ये CCl, ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो सर क्या हुआ, बेसिकली अगर जब बेंजीन रिंग से इस तरीके से CCl3 अटैच रहता है, तब Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं Cl के तरफ, ठीक है, एंड ये
सिग्मा बॉन्ड अपना ब्रेक हो जाता है, ठीक। तब मेरे पास C पे प्लस, अब C पे प्लस आप याद करो बेंजाइल कार्बोकेटाइन टाइप बन गया है, ठीक है। अब इस तरीके से मेरे पास रेजोनेंस होकर, है ना, इस तरीके के मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ सर, इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पे, है ना, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, डिक्रीज कर गई, दिख रहा है। ऑर्थो पैरा की पोजीशन पर सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, दिख रहा है सर। देखिए ऑर्थो वाले पे पॉजिटिव, पैरा पे पॉजिटिव, देन अपना ऑर्थो पे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी केस में हम इसको बोल देते हैं सर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। यानी कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हुआ कि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना क्वेश्चंस बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करने को लेकर, ठीक है, कि अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंजीन रिंग में किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है एंड किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो नॉर्मल जब हम टॉल्यूइन में देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वहाँ पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ना। कई सारे एग्जाम्पल देकर बीच में मान लो बेंजीन रिंग से CCl3 भी लगा हुआ है, तो इस केस में हो जाता है सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाता है, ठीक है। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का एक ही केस है, जब CCl3 बेंजीन रिंग से लगा हो तो यहाँ पर सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये CCl बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, देन मेरे पास इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, है ना, ठीक। जिसे हम बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड मेन बात सर यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर है या नहीं, इस चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पर क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए ऑर्थो पैरा पे सर पॉजिटिव चार्ज, है ना, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पे अटैक कर सकता है, तब फर्दर इसमें रिएक्शंस हो सकती हैं, है ना। चलिए तो इतनी बात थी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पे, इससे एक्स्ट्रा बातें नहीं होती है, ठीक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सर CF3 क्यों नहीं करता है, CCl3 के साथ क्यों नहीं है ना, या फिर CI3 के साथ क्यों नहीं है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझा देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। यही सर था रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ जी, इसके साथ एक सेल्फी ले लूँ मैं ज़रा, ठीक है। चलिए तो इतनी बात रखते हैं हम, फिर हम रफ करके मैं समझाता हूँ कि बेसिकली इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ओनली CCl3 के केस में ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। चलिए अब बेसिकली ये एक हेलोअरीन है ना, तो 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पार्ट आता है, ठीक है जी। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। इसको जरा आप नोट कर लें। हाँ जी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आराम आराम से। बेसिकली CF3 या फिर इन केसेस में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का, है ना, फंडा नहीं लग पाता है, उसके बारे में। हाँ जी, देखिए होता क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली आप ज़रा देखो, इस तरीके से CF3 है ना। देखिए CF3 में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इस CF वाले बॉन्ड को ब्रेक करना रहता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो आगे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो पाएंगी, है ना। ये CF बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है सर? ड्यू टू वेरी हाई है ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ CF बॉन्ड, ठीक है। बेसिकली CF बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्ड बेसिकली C और F के बीच में बना हुआ है। इस वजह से CF बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। इसकी बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई है ना, बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई है। तो बेसिकली CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से CF बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाता है। तो इस वजह से मेरे पास ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करवा पाता है ना। अगर आपको पता हो तो C एंड F बेसिकली सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना। एंड इनमें क्या होता है कि ओवरलैपिंग अच्छे से होती है ऑर्बिटल की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिससे बॉन्ड एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं सर, रीजन ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ CF बॉन्ड, ठीक। चलिए सर, इसमें तो ये हो गया। इन दोनों का क्या चक्कर है, यहाँ तो आपने ये बता दिया, इन दोनों का क्या चक्कर है। आप देखो ज़रा, अगर हम बात करें CBr3 एंड CI3, ठीक है, CBr3 एंड CI3, है ना।
बेसिकली यहाँ क्या रीज़न है, ये एक एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है, ठीक है, बेसिकली इट इज़ है। देखिए आप ज़रा स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, है ना, मेरा थोड़ा सा स्पेलिंग का ज्ञान कमज़ोर है, समझ रहे हो। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फैक्ट। क्या सर फैक्ट है ना। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, बिटवीन है ना CBr बॉन्ड एंड CI बॉन्ड। ठीक, तो सर हम ये बोलते हैं कि बेसिकली CBr बॉन्ड है ना, CBr बॉन्ड एंड CI बॉन्ड, इनके बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तब भी बॉन्ड ब्रेक हो पाता है, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। बेसिकली प्रॉपर सफिशिएंट कंडीशन CCl3 के साथ हो पाती है ना। CBr3 एंड CI3 के केस में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन एंड Br, या फिर हम बात करें कार्बन एंड I का कंपेरिजन करें तो ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, CBr या फिर CI बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। इस वजह से ये भी, है ना, CBr3 या फिर CI3 वाले ग्रुप्स रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें सर हम बोल देंगे ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। ये एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है। हाँ जी, तो क्या हमने देख लिया, तो हमने देख लिया कि सर अगर CCl3 वाला केस होता है तभी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाता है, CF3 के केस में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है एंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। एंड इन दोनों केस में सर क्या है कि सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं रहेगा तो सर बेसिकली बॉन्ड मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो उनको तोड़ पाना मुश्किल है। तो इस रीजन से सर ये वाले ग्रुप्स अपना रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की। तो बेसिकली यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम, है ना, 11th स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली कंपटीशन JEE नीट टाइप के, है ना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ लो, साथ में तो पढ़ते रहो, ठीक है, जिससे कि ये टॉपिक्स भी स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, चलिए तो आज के दिन, है ना, इस समय तक अपना हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा पार्ट खत्म। काफ़ी डिटेल्स हमने बात की हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन में, एल्कीन में, फ्री रेडिकल में, कुछ एक्सेप्शन की हमने बात की, है ना। फिर हमने आज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख लिया। ठीक है, तो जितना भी कुछ हमने पढ़ा अभी तक प्रॉपर, है ना, IPSC की बात कर ले, हम आइसोमेरिज्म की बात कर ले, या फिर हम सर इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर ले, काफ़ी स्ट्रांगली पढ़ा है। 12th में जो टॉपिक्स यूज़ होते हैं वो भी अभी पढ़ लिया है। ठीक है, जिससे कि आपका ना ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने, है ना, आपको पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आए, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि जिस काम में मज़ा आता है ना वही काम आदमी करता है, तो अगर पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा तो ये वाला भी काम आदमी करेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट बनाने के लिए कई सारी चीज़ें मैं इस तरीके से बनाता हूँ, और कॉपी को आप लोग बहुत ही सुंदर बनाएं, डिफरेंट टाइप के कलर्स का पेन का यूज़ करें, है ना, ब्लू, रेड वगैरह, है ना, ग्रीन वगैरह, अलग अलग कलर्स रहेंगे ना तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। एक गरीब बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ, गरीब मतलब जिसे जल्दी समझ में नहीं आता उसके लिए, है ना, जो ऐसे भी पढ़ लेगा उसके लिए तो ठीक ही है ना। चलिए सर, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म। अब हम बात करते हैं सर अपना लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसका नाम क्या है सर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में रखा गया है। इसके ऊपर जितना भी हमने पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से भी मेजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की इंपॉर्टेंस में, फिर अपना हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यानी कि सर रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस अपने सिलेबस में रहते हैं, एंड उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, है ना। वो 11th या फिर 12th क्लास के मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट पे, एंड एसिडिटी वगैरह भी वहीं से हम लोग चेक करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आता है। चलिए अब एक लास्ट इफेक्ट बचता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाला पार्ट अभी हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास से आपको मिलेगा जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है ना, इस पे बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, है ना। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर लिए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने रेगुलर लेक्चर्स को देखा है, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर किया है, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ दर्द नहीं होगा, ठीक है। हम जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस को करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं सब इधर उधर दिए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस 12th के भी हैं, उसमें इंक्लूड है। तो जो पार्ट हम जब पढ़ेंगे ना, तब उस हिसाब से एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसके पीछे आप परेशान ना हो, नहीं तो फिर दुनिया में तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपके पास ही है, ठीक। लेकिन हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं जिससे कि आप उसमें कॉन्सेप्चुअल सोच पाओ। हम हर चीज़ का ना एक कॉन्सेप्चुअल तरीका देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, या फिर क्या क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं, मतलब हमें समझ में आना चाहिए। कुल मिला जुला के यही बातें हैं, ठीक। चलिए अच्छा सर, एक टाटोमेरिज्म भी टॉपिक था जो आपने बोल रखा था कि पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। तो टाटोमेरिज्म एक तो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक। हमने कार्बोनाइन पढ़ लिया है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह सब पढ़ लिया है, रेजोनेंस पढ़ लिया है, ठीक। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद, क्वेश्चंस करने के बाद हम थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन पे बात कर लेंगे, ठीक है, जितना अपने सिलेबस के लिए रिलीवेंट होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे सर हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं, फिलहाल इसको आप नोट करें, फिर हम देखते हैं इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए हाँ जी ठीक, चलिए बात करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको ऑब्जर्वेशन करा दूँ, ठीक। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो ये एप्लीकेशंस हैं, इनका एक एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ में भी होता है ना, यानी कि बॉन्ड लेंथ को कंपैरिजन करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस इफेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। वो कैसे होता है थोड़ा सा बस बता दूं मैं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ना बॉन्ड लेंथ को लेकर इतना भी अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको एक जस्ट हिंट देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान रहे समझने में। फिर हम बात करेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, ठीक है। देखिए पिछली क्लासेस में हमने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। क्या पढ़ रखा है सर, जब भी कभी इस तरीके का केस हो जाए कि कोई अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अगर किसी पाई बॉन्ड का पड़ोसी हो, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या होता है सर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सर हमने पढ़ा था कि अब H+ के फॉर्म में एंड H, देन ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2- विथ लोन पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ रखा है सर कि अल्कीन के केस में ऐसे मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, डॉट 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 डॉट, है ना, पढ़ रखा है। क्या मैं बताना चाहता हूँ आप देखो ज़रा, बेसिकली हम जानते हैं कुछ चीज़ें, हम जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं सर, वी नो दैट, ठीक है, कुछ चीज़ें हम जानते हैं। अभी आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी दरअसल ये रिकॉर्डिंग घर पे होती है ना, तो घर के लोग आपको जानते ही हो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जो प्योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बेसिकली उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बेसिकली ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। बेसिकली क्या है सर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। एंड इस केस में ये अपने पास प्योर है, प्योर का मतलब सर प्योर, प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। मतलब इस केस में किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि प्योर का मतलब क्या है, इस केस में यहाँ पर किसी भी टाइप का, है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यूज नहीं हो रहा है ना। जब प्योर होता है, मतलब किसी भी टाइप का ना ही जब रेजोनेंस हो रहा हो, ना ही जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, ठीक है, उस केस में हम जानते हैं कि सर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होती है डबल बॉन्ड से एंड डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। इसके बाद दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाना ना, तो बार बार वो मन में आ रहा है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। चलिए छोड़िए, अब देखिए, अब एक बात मैंने और बताई थी आपको, जब भी रेजोनेंस होती है तो बेसिकली बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ हो जाता है ना, हम पढ़ रखे हैं। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो, ठीक। एंड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है हमारे एक्सपेक्टेशन से, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो वही चीज़ हाइपर कॉन्जुगेशन में भी होती है। बेसिकली जो सीसी बॉन्ड, कौन सा सीसी बॉन्ड है ना, सीसी बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन, मैं एक एक बात आपके लिए लिख देता हूँ जिससे कि आपको फ्यूचर में पढ़ने में आसानी रहे। सीसी बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, लोअर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। यानी कि सर प्योर सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होती है, लेकिन यही सीसी बॉन्ड अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में शामिल हो गया तब उसकी बॉन्ड लेंथ सर कम हो जाती है, ठीक है। यही केस सर कहाँ होता है, रेजोनेंस में भी होता है, ठीक है। यानी कि सर रेजोनेंस में भी बॉन्ड लेंथ कम होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कम होती है। तो किस केस में ज़्यादा कम होगी, तो सर रेजोनेंस के केस में, क्योंकि सर रेजोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो ग्रेटर है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ग्रेटर है। तो जो इफेक्ट रेजोनेंस में दिखते हैं बॉन्ड लेंथ के साथ, वही इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन में भी दिखता है, लेकिन रेजोनेंस में इफेक्ट ज़्यादा दिखता है ना। यानी कि सर अगर बॉन्ड लेंथ कम हुई है तो अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कम हुई होगी, है ना, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि जो इफेक्ट है वो रेजोनेंस में ज़्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है हमारे एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी तो कन्वर्ट हो रहा है ना। यानी कि सर एक्चुअल का उल्टा हो जाता है, अगर एक्चुअल में बड़ा है तो इस केस में छोटा। और एक बात, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना, है ना, पार्टिसिपेटिंग इन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मैं लोअर बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आप स्मॉलर कर लो, ठीक है, स्मॉलर, ठीक है, लार्जर देन एक्सपेक्टेड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से ना बॉन्ड लेंथ का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने सर ये बोला कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ हमारे एक्सपेक्टेशन से लार्जर आती है, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारी एक्सपेक्टेशन से स्मॉलर आती है, ठीक है। यानी कि सर इन सब इफेक्ट का यूज़ ना हम बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में करते हैं, बाकायदा ये एक टॉपिक होता है, ठीक है। फिलहाल उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सीसी सिंगल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड है ना कॉमन रहते हैं, रेजोनेंस हो रहा हो या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, ठीक है। यानी कि सर रेजोनेंस के केस में भी सीसी डबल बॉन्ड था एंड सीसी सिंगल बॉन्ड था, है ना। वहाँ तो हम पढ़े हैं कि सर केवल पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, ये CH बॉन्ड भी इस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है ना। यानी कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन में ये सिग्मा बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो हम CH बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। तो CH बॉन्ड का भी वही हो जाता है। तो बेसिकली CH बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन CH bond participating in hyperconjugation longer than expected, लॉन्गर बोलो या फिर लार्जर बोलो ना, वो बात सेम है, ठीक। तो एक नई बात आ गई, बेसिकली CH बॉन्ड ना रेजोनेंस में नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सर केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में तो सर सिग्मा बॉन्ड का भी डीलोकलाइजेशन होता है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली CH बॉन्ड ना लॉन्गर, यानी कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में जो डबल बॉन्ड के साथ होता है कि बॉन्ड लार्जर हो गया या फिर लॉन्गर हो गया, वैसे CH के साथ भी होता है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन से, तो बात याद रखनी है सर, क्या याद रखनी है, रेजोनेंस हो रहा हो
या फिर सर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, उस केस में नॉर्मल सी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम आती है हमारे एक्सपेक्टेशन से, एंड सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होती है, लार्जर होती है हमारे एक्सपेक्टेशन से, है ना। लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हम सी एच बॉन्ड के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, एंड देन सी एच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर आती है हमारे एक्सपेक्टेशन से, है ना। तो इस तरीके से ना हम लोग रेजोनेंस का या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का बॉन्ड लेंथ को कंपैरिजन करने के लिए कर सकते हैं, एंड यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन को लेकर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। फिलहाल हम उतना अभी नहीं जा रहे हैं, तो अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतनी बात करते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें 12th क्लास में मिलते हैं, तो हम उसको वहीं पर पढ़ लेंगे। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ रखा है, एंड यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो टेक्निकली अब यहाँ तक अपना पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन का पार्ट खत्म होता है। बॉन्ड लेंथ का कंपेरिजन है, बहुत सारी चीज़ें वो हम आने वाले समय में समय के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग शायद पहली बार इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नाम सुन रहे हो, तो मैं बार बार इलेक्ट्रोमेरिक बोल रहा हूँ जिससे कि आपके मन में बैठ जाए ये वर्ड, एंड फिर आपको ये लगे कि फैमिलियर है हम इस नाम से, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। इसको आप जरा देख लें, है ना, इसको आप डिटेल से लिख रहे हैं। काम की बातें यही है कि लॉन्गर हो गई कि स्मॉलर हो गई, तो इसके केस में छोटा, इस केस में मेरा बड़ा, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस वगैरह हम बाद में करेंगे, ठीक है, कभी। फिलहाल इतना आप रख लो, ठीक है, पहले आप इतना नोट कर ले। हाँ जी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो अपना लास्ट, है ना, इफेक्ट है, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक। तो जैसे कि मैंने अभी बोला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अपने हो सकता है कि स्कूल एग्ज़ाम में, है ना, स्टेटमेंट लिखने को आ जाए, ठीक है, तो हम ये भी देख लेते हैं डिटेल से। तो अपना जो लास्ट, है ना, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का टॉपिक है, ये सब सर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। आराम से पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल। तो बेसिकली अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सर ई इफेक्ट। अगर आपको याद होगा तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, क्यों, आई इफेक्ट, है ना। ऐसे ही एम इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट, एच इफेक्ट, फिर मेरे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक। क्या होता है ना। देखिए अभी तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा सर, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, मेजमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, ये जितने भी इफेक्ट है ना वो किसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे थे, है ना, और इन्हें मैं परमानेंट इफेक्ट बोलता था, ठीक है। अगर आपको याद हो वो दिन जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब हमने हेडिंग्स लिखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि इन सभी इफेक्ट में से एक ही इफेक्ट है जो कि टेम्पररी इफेक्ट है, जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। यानी कि सर जो हमने पढ़ा अभी तक वो सभी परमानेंट इफेक्ट थे, है ना, जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर होते थे, यानी कि कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर इफेक्ट होता था, ठीक। यानी कि सर किसी एक्सटर्नल एजेंट, किसी बाहर के आदमी की वजह से ये इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। लेकिन जो अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये किसी एक्सटर्नल रिएजेंट के आने की वजह से इफेक्ट होगा, है ना, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर इफेक्ट नहीं है, है ना, मॉलिक्यूल के अंदर इफेक्ट नहीं है, ठीक। तो जरा मैं आपको समझा दूँ, तो अभी तक हमने जो भी देखा ना परमानेंट इफेक्ट के नाम पे, जैसे कि सर देखो आप CH3Cl, है ना। अब देखिए आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी कि सर यहाँ पर आई इफेक्ट होता है, तो पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, यानी कि सर यहाँ पे आई इफेक्ट, क्यों, आई इफेक्ट हम ये पढ़ चुके हैं, आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल के अंदर ये इफेक्ट था, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता था सर, परमानेंट इफेक्ट। या फिर जैसे हम बोले फिनॉल के केस में एम इफेक्ट होता है, क्यों, इसमें प्लस एम था, एम इफेक्ट था। तो ये भी देखिए मॉलिक्यूल के अंदर था कि सर ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड या फिर सर जैसे कि हमने देखा आपकी भाषा में CH3, है ना, अगर मैं इसे किसी डबल बॉन्ड से लगा दूं तो बेसिकली H इफेक्ट, एंड ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन था, ठीक है। तो ये भी देखिए मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा था, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ फिर ऐसे ब्रेक हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इफेक्ट अभी तक हमने पढ़ा वो सारे इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट थे। परमानेंट मतलब सर कि ये मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे थे, किसी दूसरे रिएजेंट के आने की वजह से इफेक्ट नहीं था, मॉलिक्यूल के अंदर था, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ये इफेक्ट बना रहता है, अब रिएक्शन जब होगी तो अलग मॉलिक्यूल आके इस पर अटैक कर सकता है ना। रिएजेंट हम जानते हैं सर, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स आकर अटैक करते हैं, हाँ जी।
ठीक। लेकिन जो अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये बेसिकली परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। यानी कि जब सर रिएजेंट आता है तो रिएजेंट के आने की वजह से ये इफेक्ट अराइज होगा, है ना, रिएजेंट की वजह से राइज होता है ना। और जब तक अपना रिएजेंट रहेगा तब तक ये इफेक्ट रहता है, रिएजेंट खत्म हो जाएगा तो ये इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, है ना। क्या बात है सर, उसको समझाता हूँ मैं। नाम देखो, है ना। तो बेसिकली बोर्ड आजकल साफ नहीं होता है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप देखो एग्जाम्पल चलता है, ठीक। जैसे कि ई इफेक्ट, अगर आप देखो ज़रा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम इथीन बोलते हैं या फिर एथिलीन गैस, या फिर सर एथिलीन गैस। ये एथिलीन है जो कि एक गैस है ना। कॉमन नेम सर क्या है, एथिलीन। IPC नेम क्या सर, इथीन है, ठीक। देखिए ये एक मॉलिक्यूल था। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ना ही इसमें I इफेक्ट है, ना ही M इफेक्ट है, ना ही H इफेक्ट है, ठीक। लेकिन अभी यही मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट शो करेगा जब कोई रिएजेंट आएगा। जैसे कि सर एक रिएजेंट आया HBr, ठीक है। बेसिकली जो HBr है ना वो H+ एंड Br- के फॉर्म में ब्रेक होता है HBr, ठीक है। प्लस यानी सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, पाई बॉन्ड यानी कि सर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो पाई बॉन्ड बेसिकली अटैक करेगा इस प्लस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड बेसिकली ब्रेक होता है। सर कैसे होता है पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड किसी एक तरफ ब्रेक हुआ है, मैंने बोला कि सर यहाँ ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब सर क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब H+ क्या करेगा, जहाँ पर निगेटिव चार्ज है वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक। तो आप जरा देखो CH2 पे प्लस एंड यहाँ पर आके H लग गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे H लगाया, इट मीन्स यहाँ निगेटिव चार्ज है एंड इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इस तरीके से अटैकिंग होती है, ठीक। चलिए ये देखिए C पे प्लस एक कार्बोकेटायन, बेसिकली ये एक बन गया कार्बोकेटायन है ना, जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये एक रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हमने पढ़ रखा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं ये, ठीक। अब देखिए सर Br- बचा है, तो बेसिकली जो अपना Br- है, Br- एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी सर किस पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी पे, यानी कि सर C पे प्लस इस पर अटैक कर जाता है, ठीक है ऐसे। तो अब सर क्या बन जाएगा, अब बेसिकली तो ऐसी लंबी कहानी है, आप ध्यान दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं था। अब देखिए सर Br लग गया, ये देखो तो आप लिखा CH3 CH2 Br, ठीक है। IPC नेम हम पढ़ चुके हैं, बन गया ब्रोमो ईथेन, है ना। ये एक हेलो एरीन है, क्या है सर, हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है ना। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स डिटेल से पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, ठीक। तो सर क्या हुआ, इथीन अपना मॉलिक्यूल था, इथीन मॉलिक्यूल के अंदर इटसेल्फ कोई भी इफेक्ट नहीं था, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं था। लेकिन सर क्या हुआ, जैसे ही इथीन के सिलेंडर में गैस है ना, हमने HBr डाला, तो इस HBr की वजह से, इस HBr रिएजेंट की वजह से, है ना, इस बाहर वाले आदमी की वजह से, है ना, इस गैर आदमी की वजह से ये इफेक्ट दिखा। कौन सा इफेक्ट, कि सर पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड अटैक किया H+ पे, फिर कार्बोकेटायन बनवाया रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर Br- अटैक किया, तो इस तरीके से ब्रोमो एल्केन बन गया, है ना, ब्रोमो इथेन बन गया अपने केस में, ठीक। यानी कि ये इफेक्ट दिखा कब, जब HBr आया, ठीक। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को सर क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सर एक बार फिर से बताइए, है ना। तो सर मैंने ये बोला कि इथीन अपना ऐसा मॉलिक्यूल था नॉर्मली, तो इथीन मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं था, है ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट आता है, जैसे ही रिएजेंट आता है, तो फिर क्या होता है कि इथीन का जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देन फिर हमारे पास जो H+ है वो अटैक कर जा रहा है। हम बोलते हैं कि H+ अटैक किया, लेकिन मूवमेंट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ दिखाते हैं, जो कि कर्व्ड एरो होता है ना। तो
तो इस तरीके से मेरे पास ये इफेक्ट दिखता है कि पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, H+ अटैक करता है, फिर कार्बोकैटायन बनता है ना। देन मेरे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसी इफेक्ट को हम सर क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, बेसिकली यहाँ पर दो बातें थी। क्या बातें थी? अगर हम देखें जनरली, अगर हम बात करें इस तरीके का कोई एल्कीन था, एल्कीन है ना, फिर अपना कोई H+ सर क्या है, जनरल में बात कर रहा हूँ। ये तो एक रिएक्शन थी बेसिकली एल्कीन पे HBr का एडिशन। जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो वहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली ये एल्कीन पे HBr का एडिशन है, तो इस तरीके से हेलो एल्केन बनता है ना। एंड ये इसमें जो इफेक्ट दिखा वो उसी इफेक्ट का सर क्या नाम है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक, अब देखिए जनरली अगर हम बात करें तो जैसे एल्कीन था H+ सर क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट को सर हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली एक ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? हमने पढ़ रखा है रिएजेंट वगैरह ना, अगर आपको याद हो तो पहले पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रोफाइल होता है सर, न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसे करके। ठीक, अब सर क्या होगा, जब तक एल्कीन अकेला था तब तक, ठीक है, जब तक एल्कीन अकेला था तब तक इसमें किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही रिएजेंट आता है वैसे ही सर क्या होता है, बेसिकली जो पाई वाला क्लाउड है ये शिफ्ट होने लगता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है, तो एक तरफ शिफ्ट होगा तो किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव, किसी एक पर नेगेटिव। ठीक है, यानी कि सर इस तरीके से ऐसे शिफ्ट हुआ, मान लीजिए ऐसे शिफ्ट हुआ, पाई क्लाउड शिफ्ट हुआ। ठीक है, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ठीक है, तो जहाँ पर निगेटिव, यहाँ निगेटिव, तब H+ बेसिकली इस पर आके अटैक कर जाएगा कार्बन पे। ठीक, तो यहाँ बन जाएगा प्लस। तो कहने का मतलब सर क्या है कि C पे प्लस, ठीक है, एंड मेरे पास इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो गया C, फिर यहाँ पे अपने पास H, ऐसा बन गया सर कार्बोकैटायन। ठीक है, यानी कि ये जो इफेक्ट दिखा इसे मैं क्या सर बोलता हूँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक, अब देखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पाई बॉन्ड पे, है ना, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इस मैनर में मैं इसे बोलता हूँ सर +E इफेक्ट। +E इफेक्ट का मतलब क्या है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था उसी पर हमारा H+ अटैक किया, वहीं पर H+ अटैक किया। ठीक है, इस बात को समझिए। देखिए इस तरीके का एरो का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, है ना, यानी कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो H+ आकर यहीं पर अटैक कर जाएगा ना। मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, अगर वहीं पर अपना रिएजेंट अटैक कर जाए तो मैं इसे बोलता हूँ +E इफेक्ट। ठीक, इसका मतलब कि सर -E भी होता है क्या? हाँ, -E भी होता है। अगर मैं बात करूँ इस तरीके का, आप देखो ज़रा, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, तो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप हम एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ते हैं, जब हम 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे वहाँ पर। ठीक, अब मान लीजिए कोई CN- हुआ, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक अटैकिंग रिएजेंट है। तो आप बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। अब कार्बोनिल ग्रुप में O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो बेसिकली जो बॉन्ड शिफ्ट होता है ना, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक, अब की बार अपना रिएजेंट कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, यानी इस कार्बन पे, तो बेसिकली यहाँ पर अटैक कर गया। तो आप जरा समझिएगा आप, तो सर क्या हुआ, ऐसे था, देखिए CN अटैक किया, तो फिर यहाँ पर सर CN सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे माइनस। ठीक, तो ये CN है, तो इस तरीके से मेरे पास बन गया प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट। अब आगे जब और भी, है ना, रिएजेंट वगैरह होंगे तो यहाँ पे अटैकिंग होके प्रोडक्ट बनता है। ठीक, लेकिन अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझे आप। तो इसे सर हम बोलते हैं -E इफेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि सर, है ना, +E इफेक्ट तब बोलेंगे, है ना, यहाँ पर क्या होता है, रिएजेंट गेट अटैच्ड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, देखिए जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे, अगर वहीं पर रिएजेंट आके अटैक कर जाता है तो मैं सर क्या बोलता हूँ, +E इफेक्ट, है ना। अच्छा, रिएजेंट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो, रिएजेंट वहाँ पर अटैक करे जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांसफ़र किधर हुए हैं, O की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है O की।
तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन अब की बार रिएजेंट कहाँ अटैक किया है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है ना, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। एंड अपना ये अपना अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो इस प्रकार का मैनर कहलाता है सर माइनस ई इफेक्ट, है ना, माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बहुत थक चुका हूँ ना बोलते बोलते, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि सर देखिए मेरे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, यानी कि एक ऐसा इफेक्ट जो रिएजेंट की डिमांड पे चलता है, जब रिएजेंट आएगा तो ये इफेक्ट दिखेगा, है ना, यानी कि ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। मैं सारी बातें लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली ये एक टेम्पररी इफेक्ट है एंड ये रिएजेंट की डिमांड पे चलता है, जब रिएजेंट ऐड होने के लिए आता है तब ये इफेक्ट दिखता है। तो उसका हमने एक एग्जांपल देखा जो कि फेमस है, दुनिया वाले देते हैं, यानी कि सर जब इथीन पे HBr का एडिशन होता है तो इथीन मॉलिक्यूल के साथ, जब तक इथीन था, स्टेबल गैस थी, पड़ी थी अंदर, इसको कोई भी तकलीफ नहीं था, पाई बॉन्ड का कोई भी शिफ्टिंग नहीं था, लेकिन जब HBr आया तो HBr की वजह से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, है ना। तो एक कार्बन पे पॉजिटिव आया, एक पे निगेटिव आया, तो जहाँ पर निगेटिव आया वहाँ पर H+ अटैक कर दिया, ठीक है। तो इस मैनर में यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, और फिर ये एक रिएक्शन आगे बढ़ी, तो मुझे इस तरीके का ब्रोमो एल्केन, है ना, यानी कि ब्रोमो इथेन एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट दिखा, इथिन ये सारी रिएक्शंस कर पाया, ठीक है। इसी इफेक्ट को मैंने क्या सर बोल दिया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सर क्या बोला, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक। इसमें भी सर अब प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एल्कीन पे, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एल्कीन पे, देखो इलेक्ट्रोफाइल H+, तब हम सर बोलते हैं ये प्लस ई इफेक्ट है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये सब क्या होते हैं पहले पढ़ चुके हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्कीन पे सर डबल बॉन्ड के सिस्टम पे, है ना, डबल बॉन्ड के सिस्टम पे अटैक करता है, तब इसे हम सर क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट, है ना। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि रिएजेंट, है ना, व्हेन रिएजेंट गेट अटैक्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है अगर उसी कार्बन पे अपना रिएजेंट अटैक कर गया तो सर क्या बोलते हैं हम, प्लस ई इफेक्ट, ठीक। लेकिन जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, अब इस केस में क्या है, O की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, है ना। तो अब की बार अपना ये न्यूक्लियोफाइल जो कि एक रिएजेंट था, ये किधर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है ना, यानी कि C पे, क्योंकि वहीं पर डेफिशिएंसी है ना, वहीं पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपना न्यूक्लियोफाइल तो प्लस पे अटैक करता है ना, ठीक। तो ये जो मैनर है इसको हम क्या बोलते हैं सर, माइनस ई इफेक्ट, है ना, माइनस ई इफेक्ट, ठीक। तो ये अपना समझ में आ गया सर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऐसे होता है, यानी कि सर जो अपना लिखा था ये भी एक प्लस ई इफेक्ट लिखा था क्या, हाँ, बेसिकली ये अपना एक प्लस ई इफेक्ट था, प्लस ई इफेक्ट। अब इससे ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली इसमें डेफिनेशंस वगैरह है उसको मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक, एंड मैं आपको समझा दिया, ठीक। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें, ये बेसिकली एल्कीन पे HBr का एडिशन है जो कि हम हाइड्रोकार्बन में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। एंड इस रिएक्शन में हेलो एल्केन बनता है जो कि हेलो एल्केन 12th का पार्ट का टॉपिक है, ठीक। ये मैंने आपको जनरल रिएक्शन लिख के बताई। एंड ये CO को बोलते हैं हम सर कार्बोनिल ग्रुप, है ना, जिससे कि एल्डिहाइड कीटोन्स बनने वाले हैं, यानी कि सर ये एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन है एंड वहाँ पर इस तरीके का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें दिखता है, ठीक है। ये बीच में मैंने इंटरमीडिएट बना के छोड़ दिया है ना, ये भी एक इंटरमीडिएट है, जब आगे और भी रिएजेंट्स आएंगे, जब रिएक्शन होगी तो इसके आगे और भी हम लोग का फर्दर इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड यहाँ से हमने सर समझा कि सर प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट में लिखवा दूँ आपको, जिससे कि आपको डेफिनेशन वगैरह क्लियर रहे, ठीक है। मैंने समझाने वाला पार्ट सब कुछ खत्म कर लिया, ठीक है। तो इसको आप जरा अच्छे से नोट करें। ये भी एक अटैकिंग रिएजेंट है, लिख लेना आप, अटैकिंग रिएजेंट, है ना। अटैकिंग रिएजेंट वगैरह हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ रखा है, तो दिस इज अवर अटैकिंग रिएजेंट। तो मेरे ख्याल से अब इस पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप ज़रा इसको एक बार नोट करें, फिर मैं थ्योरी वाला पार्ट आपको लिखवा देता हूँ, ठीक। चलिए, ठीक है जी। तो हमने प्रॉपर समझ लिया कि सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। अब हम थ्योरी वाली बात कर लेते हैं ना, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लिखेंगे, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इफेक्ट अराइजेस, या फिर हम बोल सकते हैं इट अराइजेस। समझाने वाला पार्ट मैं कर लिया हूँ, अब हम थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक। इट अराइजेस एज पर द डिमांड ऑफ, एज पर द डिमांड ऑफ, है ना, रिएजेंट। यानी कि जब रिएजेंट की डिमांड होगी, जब रिएजेंट आएगा तब ये इफेक्ट दिखेगा जो हमने अभी देखा इथीन पे, है ना। इट अराइजेस एज पर द डिमांड ऑफ रिएजेंट, ठीक है। एंड हम बोल सकते हैं एंड
reagent gets and when reagent है ना, when reagent gets completely consumed, ठीक है, and when reagent gets completely consumed, this effect is vanished। ठीक है सर, क्या मतलब है इसका? मतलब कि जब तक अपना रिएजेंट रहता है तब तक इफेक्ट दिखता है। जब मैंने इथीन पे HBr डाला तो HBr के जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यानी कि जब तक HBr रहेगा तब तक ये इफेक्ट दिखता रहेगा, है ना। एंड जब HBr, जब अपना रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा, टोटली कंप्लीटली कंज्यूम्ड, खत्म हो जाएगा, तब ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। यानी कि सर टोटली रिएजेंट पे डिमांड, उस पर डिपेंड कर रहा है। जब तक रिएजेंट है तब तक इफेक्ट दिख रहा है, रिएजेंट खत्म हो गया तो ये इफेक्ट भी खत्म हो गया, है ना, ये चीज़। फिर सर हमने देखा कि आपने सर बोला प्लस ई इफेक्ट। अभी तक देखिए प्लस और माइनस के मायने अलग थे। अभी तक जो भी इफेक्ट हमने पढ़ा वहाँ पर प्लस का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। माइनस का मतलब सर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, खींच लेना, है ना। जैसे प्लस आई मतलब देना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेना, ठीक है। हमने अभी तक ऐसा पढ़ा, लेकिन इस केस में प्लस ई का मैनर बदल गया है। इसका मतलब क्या है सर? है ना, इसका मतलब ये है कि रिएजेंट, है ना, रिएजेंट गेट्स अटैक where electrons are transferred, where electrons are transferred। ठीक है, अभी हमने देखा कि जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, अगर वहीं पर रिएजेंट अपना अटैक कर जाए तब उसे हम प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं, जो भी हमने देखा था, है ना, एल्कीन का केस लेकर। सर फिर दो टाइप का, एक है माइनस ई इफेक्ट, है ना। इसका मतलब सर क्या है? रिएजेंट, अब मैं आराम से थोड़ा सा फटाफट कर लूँ। रिएजेंट गेट्स अटैक, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है, नॉट ट्रांसफर्ड, तो वो कार्बोनिल वाला रिएक्शन जो भी हमने देखा है ना, समझ गए। तो माइनस ई इफेक्ट एंड प्लस ई इफेक्ट। तो इस तरीके से आप कभी अगर आए आपके स्कूल एग्जाम में 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी उसके बेसिस पे, एंड ऐसे अपना प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो सर अपना कंप्लीट अपना, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म होता है, ये इतना ही है ना। हालांकि जेई मेन वगैरह तक भी इतना ही होता है, ठीक है। मतलब ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ही है। इसका एप्लीकेशंस हो सकते हैं जो कि अपने सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो बस क्या क्या बातें सर, ये एक टेम्प्रेरी इफेक्ट है, हमें वो लिख दो, इट इज़ अ टेम्प्रेरी इफेक्ट, इट इज़ अ टेम्प्रेरी इफेक्ट, इंपॉर्टेंट बात, टेम्प्रेरी इफेक्ट, है ना। मतलब कि नॉट मॉलिक्यूल इटसेल्फ, यानी कि सर मॉलिक्यूल के अंदर खुद नहीं होता है ना। अकर्स व्हेन रिएजेंट, रिएजेंट, है ना, इज एडेड, ठीक है। कब अकर होगा? जब रिएजेंट ऐड होगा। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी है, जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सर पाई इलेक्ट्रॉन का मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है ना, जैसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना। साथ ही साथ ये एक अपना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी है, ठीक। तो ओवरऑल इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि सर ये एक टेम्प्रेरी इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होता है ना।
किसी रीजन के आने की वजह से होता है, और साथ ही साथ ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इतनी बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा। और ऐसे हम लोग का प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक, तो आज हम लोग का कंप्लीटली खत्म होता है अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, आर इफेक्ट। देखिए हमने अब सब पढ़ लिया ना, आई इफेक्ट प्लस आई पढ़ लिया, माइनस आई पढ़ लिया, आर या फिर एम तो प्लस एम माइनस एम पढ़ लिया। ठीक है, एच इफेक्ट यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हमने प्लस एच भी पढ़ लिया, माइनस एच भी पढ़ लिया। हमने ई इफेक्ट अभी तक क्या था सर, परमानेंट इफेक्ट। ई इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट, तो हमने ई इफेक्ट में प्लस ई भी पढ़ लिया, माइनस ई भी पढ़ लिया, है ना। हालांकि लोग इतना नहीं पढ़ाते हैं, प्लस ई भी पढ़ लिया हमने, माइनस ई भी पढ़ लिया। तो हमने हर इफेक्ट का ना प्लस और माइनस वाला पार्ट पढ़ लिया है ना, तो इतना अपने सिलेबस के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। साथ ही साथ है ना, इतना ही है। ठीक, तो चलिए, तो ये सारी बात करने के बाद हम जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम बात करेंगे सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। तो अभी तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा है ना, उस पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सर अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।